इतिहास के पन्नों में 6 अगस्त 1945 के दिन को लोग याद करके आज भी सहम जाते हैं और उनकी आंखों के सामने मौत का मंजर नाचने लगता है। दरअसल ये वही तारीख थी जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था, जिसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इस पूरे हमले में 1,30,000 जापानी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अमेरिका ने लिटिल बॉय बम को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था। इस बम को P-29 बॉम्बर की चालक दलों ने गिराया था। अमेरिका ने इस बॉम्ब की टेस्टिंग पहले ही कर ली थी और फिर इसका इस्तेमाल जापान पर करने का फैसला किया। वहीं जब पहला न्यूक्लियर अटैक किया गया था, उसके बाद अमेरिका चैन से नहीं बैठा। उसने 3 दिन बाद ही फैटमैन नाम का एक और बम जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर गिरा दिया। इस हमले में भी 40,000 लोगों की मौत हो गई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि जापान घुटनों पर आ गया। जापान के पास सरेंडर करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसी साल अगस्त में हमारे देश के जाने-माने मीडिया संस्थान नव भारत टाइम्स में पब्लिश हुई रिपोर्ट में उस वक्त की पूरी घटना का जिक्र किया गया है। कुछ दिनों पहले एक नीलामी में एक लॉगबुक 4,50,000 पाउंड यानी 3.84 करोड़ रुपए में बिकी है। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े किस्से को बताया गया है। इस लॉगबुक को कैप्टन रॉबर्ट ए लुइस ने मिशन पर रोशनी डाली। आपको बताना चाहेंगे कि कैप्टन रॉबर्ट ए लुइस उस प्लेन के को पायलट थे। लॉगबुक में कैप्टन ने बताया कि एग्जैक्ट उस दिन हिरोशिमा में क्या हुआ था। उन्होंने बॉम्ब के गिराए जाने के दृश्य को अब तक का सबसे भयानक धमाका करार दिया। कैप्टन ने लिखा, हमने कितनों को मार दिया। ऑनेस्टी से कहूं तो मेरे पास इसे बयां करने के लिए वर्ड्स नहीं हैं। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। अगर मैं 100 साल भी जिंदा रहा तो भी मैं उन कुछ मिनटों को अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाऊंगा। दोस्तों, ये बुक पेन और पेंसिल दोनों से लिखी गई थी। हाल में हेरिटेज ऑक्शन में इस बुक को 4 करोड़ रुपए में बेचा गया है। कैप्टन लुइस ने अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस को इस बुक में बताया है और इस पूरी घटना का जिक्र डिटेल में किया गया है। इसके साथ ही ये लॉगबुक उस मिशन का एकमात्र रिकॉर्ड है जो अभी भी मौजूद है। इतना तो तय था कि जब बम गिरेगा तो भयंकर तबाही होगी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कितनी बड़ी तबाही होगी। उधर अमेरिका पूरी तरह से जापान को अपने निशाने पर ले चुका था। दरअसल अमेरिका चाहता था कि किसी भी तरह से एशियाई देश उसके इशारे पर नाचें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। एशियाई देश के नेताओं ने अमेरिका के सामने सर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्रूमैन ने जापान पर एटम बम गिराने का फैसला लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया था तो ट्रूमैन के सहयोगी ने सलाह दी कि अब एक्शन होना चाहिए। ऐसे में अमेरिका का गुस्सा और भड़क गया और जापान पर उसने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने जापान पर हमले के लिए अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के पहले परमाणु बम विकसित किए थे। जैसे ही ये तैयार हुआ, वैसे ही अमेरिका ने जापान को तबाह और बर्बाद करने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया था। वहीं प्लेन के क्रू को पता था कि वो परमाणु बम गिराने जा रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि तबाही कितनी बड़ी होगी। कैप्टन लुइस जिस टीम का हिस्सा थे, उसकी कमान प्रमुख पायलट पॉल टिबेट्स के हाथ में थी। इनोला के की क्रू ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पर 1,750 फीट की ऊंचाई से बम गिराया था। बम गिरते ही इस शहर पर मानो कयामत आ गई हो। देखते ही देखते 70% इमारतें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गईं। बम से विस्फोट हुआ था, उसके फौरन बाद 70,000 शिकार हो गए। इसके बाद तो इसका प्रभाव और ज्यादा घातक हुआ और लाखों लोगों के मारे जाने की बात भी सामने आई। इनोला गे की क्रू की माने तो मुझे विश्वास है कि जापानी हमारे लैंड करने से पहले ही सरेंडर कर देंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर वो ये नहीं चाहेंगे कि हम इस तरह के परमाणु ऊर्जा वाले बम और गिराएं। उस वक्त लग रहा था अमेरिका के इस खतरनाक एक्शन के बाद जापान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान ने घुटने नहीं टेके। उधर अमेरिका सोच रहा था कि जापान के लिए ये एक्शन काफी होगा, लेकिन उसके लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि इतने बड़े एक्शन के बाद भी जापान सरेंडर करने के बारे में नहीं सोच रहा था। तब अमेरिका ने तय कर लिया था कि जापान को अभी मौत का मजा चखाना है।
तो ऐसे में अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी को अपने निशाने पर ले लिया। अमेरिका ने 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराने में देर नहीं की। इस बम को B-29 बॉम्बर बॉक्सकार से गिराया गया था, जो इतिहास में सेकंड और अब तक का लास्ट न्यूक्लियर अटैक था। इस न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान पूरी तरह टूट गया। उसके लाखों लोगों के मरने की वजह से जापान अंदर से पूरी तरह से कमजोर हो गया। उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि जापान ने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया। 2 बड़े शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद वहां की स्थिति एकदम से भयानक हो गई थी। हर तरफ लाशों का अंबार लगा हुआ था। पूरा शहर एक हमले के बाद खंडर में बदल गया था। चारों तरफ मौत का मातम छा गया था। लाखों की संख्या में घायल हो गए थे, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका क्योंकि इस बमबारी में अस्पताल भी खत्म हो गए थे। दिन में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई हॉलीवुड मूवी का सेट लगा हो यहाँ पर। एक मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका ने जब जापान पर बम गिराने का फैसला लिया तब उसने वहां शहरों पर काफी रिसर्च की थी। इसके बाद तय हुआ था कि नागासाकी और हिरोशिमा पर ही बम गिराया जाएगा। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी जापान के इन दोनों शहरों में सैन्य से जुड़े सामानों का प्रोडक्शन होता था। इसके अलावा ये दोनों शहर में जापान की संस्कृति रचती बसती थी। इस वजह से अमेरिका ने दोनों शहरों को तबाह करके जापान की कमर तोड़ दी थी। वहीं जापान पर अटैक करने की भनक अमेरिका ने किसी को लगने नहीं दी थी। अगर जापान को इसकी थोड़ी सी भी भनक लगती तो वो अमेरिका के दोनों जहाजों को मार गिरा सकता था। वहीं आपको बता दें कि 1944 से लेकर 1945 तक अमेरिकी हवाई हमले में 3,33,000 जापानी नागरिक मारे गए थे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि इस हमले के बाद आखिर किस शख्स को सबसे ज्यादा अफसोस हुआ था और उसने फिर क्यों पूरी दुनिया के सामने रोते हुए क्यों कहा था, मैं हथियार बनाने वाला नहीं हूं। बात उन दिनों की है जब सोवियत यूनियन अपनी ताकत के सहारे पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखने का ख्वाब पाल रहा था, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान की स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब वॉर में जापान पूरी तरह से हार ही रहा था, तब अमेरिका ने उसे ही क्यों निशाना बनाया। इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। दरअसल यहाँ पर पूरा खेल पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने का था। एक ओर सोवियत यूनियन बेहद शक्तिशाली था तो दूसरी ओर अमेरिका खड़ा हुआ, जिसकी ताकत भी उस वक्त किसी से कम नहीं थी। इतिहासकार गार एल्परोजित्स ने 1965 में अपनी किताब में दलील दी है कि जापान तो उस समय हार ही रहा था, लेकिन अमेरिका युद्ध के बाद सोवियत संघ से शक्ति के मामले में आगे निकलना चाहता था, इसीलिए उसने ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में थे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। इस बम ने पूरे जापान में ऐसी तबाही मचाई थी कि आज भी लोग उस घटना को याद करके थर्रा जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया उस कयामत के दिन को भुला नहीं सकी है। लाखों लोग एक ही झटके में मारे गए, जबकि सालों बाद में भी उसके घातक परिणाम देखने को मिले थे। अब आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि बम गिरने के बाद जापान में क्या हुआ। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साल 2018 में बीबीसी के रेहान फजल ने अपनी रिपोर्ट में हिरोशिमा पर जब एटम बम गिरने का जिक्र किया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। ब्लास्ट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें एक सेकंड के अंदर खाक में मिल गईं, जबकि कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोग मौत की गर्त में समा गए। अब आपके जहन में ये भी सवाल उठ सकता है कि जिस विमान से बम गिराया गया उसका क्या हुआ। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही विस्फोट हुआ, एनोला गे के आगे के केबिन में रोशनी फैल गई और पायलट पॉल टिबेट्स ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। वहीं पिछले हिस्से में टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कोडक कैमरा उठाया और फिर नीचे का नजारा देखना शुरू किया।
और उसे कैमरे में कैद करने लगे। बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि उस वक्त नीचे के बैंगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल बना ली। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉगबुक में लिखा, माय गॉड, व्हाट हैव वी डन। एनोला बे के वेपनियर विलियम पार्सन्स ने एक कूट संदेश भेजा, परिणाम सफल, विमान में हालात सामान्य। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन सुतोम यामागुची ने जब अपनी नजर आसमान पर की तो उन्होंने देखा कि आसमान में विमान उड़ रहे और उनसे एक छोटी काली वस्तु नीचे गिर रही है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद कयामत के मंजर से कम नहीं था। दरअसल कुछ पल बाद उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। इतनी नहीं, उनकी बॉडी के पार्ट काम करना बंद कर चुके थे और फिर अपनी उंगलियों से किसी तरह से अपनी आंखों को बचाने के लिए उस पर अपना हाथ रखकर उसको ढका और तभी वो जमीन पर मुंह के बल गिरे। इतना ही नहीं, नीचे की पूरी जमीन हिली और करीब आधा मीटर ऊपर उछले और फिर गिरे। इसके बाद जब उनकी आंखें खुली तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। इस दौरान उनको खतरनाक गर्मी का एहसास हुआ। इतना ही नहीं, उनको उल्टी और बेहोशी महसूस होने लगी। वहीं पास एक पेड़ नजर आया, लेकिन उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थीं। किसी तरह से उस पेड़ के पास जरूर पहुंचे और बैठ गए। इस दौरान उनको प्यास लगी और एक बूंद पानी के लिए तरस गए। उधर बम गिरने के बाद हिरोशिमा में आसमान में बादलों की वजह से तूफानी बारिश भी होने लगी। लेकिन बारिश कोई मामूली बारिश नहीं थी, बल्कि ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव पार्टिकल मौजूद थे जो काफी खतरनाक थे। वहीं यामागुची के रेडियो एक्टिव बारिश से बच गए थे और फिर किसी तरह से एक गड्ढे की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक महिला पड़ी है जो पूरी तरह से जल चुकी थी और बुदबुदा रही थी, मदद करो, मदद करो। यामागुची को देखते ही उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं मरने जा रही हूँ? तभी वहां दो लड़के पहुंच गए जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने यामागुची से कहा, आप पूरी तरह से जल गए दिखते हैं। इसके इन्हीं लड़कों ने उनकी मदद की और उनको अस्पताल या क्लिनिक लाए। इसके बाद कंपाउंडर ने उनके चेहरे पर एक क्रीम लगाई और बिस्कुट और पानी दिया, जिसे खाते ही उनको उल्टी हो गई। वहीं इस बम को बनाने वाले ओपेनहाइमर ने शायद ये नहीं सोचा था कि उसके द्वारा बनाए गए इस बम से इतनी बड़ी तबाही मच सकती है। ये सब देखकर ओपेनहाइमर भी अंदर से रोने पर मजबूर हो गए थे और उन पर उसका गहरा असर पड़ा था। ओपेनहाइमर ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था और उन्होंने कहा था, मैं हथियार बनाने वाला नहीं हूँ। इसके बाद ओपेनहाइमर संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु ऊर्जा आयोग की प्रभावशाली जनरल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। पहले परमाणु बम का महाभारत में हुआ था इस्तेमाल। परमाणु बम आज दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, इसी परमाणु बम की वजह से दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और रूस बार बार थर्ड वर्ल्ड वॉर की आग को भड़काने का काम भी कर रहे हैं। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इस वजह से दुनिया को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो दोनों के बीच न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए। अगर आज की डेट में किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए तो वहां की लाखों आबादी एक ही झटके में खत्म हो सकती है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल 6 अगस्त 1945 को किया गया था, जिसे जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत काल में भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर की रिसर्च कह रही है। दरअसल एटम बॉम्ब का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपनी रिसर्च में इस बात का खुलासा किया है कि साइंटिस्ट जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल महाभारत काल में भी हो चुका है। दरअसल रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहराई से स्टडी किया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने मिलकर न्यूक्लियर बम को तैयार किया था, लेकिन उनकी एक रिसर्च परमाणु बम के राज से पर्दा उठाती नजर आ रही है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया है कि महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता हूबहू आज के परमाणु हथियार के समान थी। महान वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इस रिसर्च मिशन का नाम था ट्रिनिटी यानी त्रिदेव दिया है और साल 1939 से 1945 के बीच रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अन्य वैज्ञानिकों की एक टीम ने रिसर्च की थी
इसके बाद नतीजे पर पहुंचे थे कि महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था वो आज के परमाणु हथियार के समान ही पावरफुल था। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर की रिसर्च में सामने आया है कि बल्कि पुणे के एक डॉक्टर व लेखक पद्माकार विष्णु वर्तक ने भी कुछ इसी तरह का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि महाभारत काल में जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था वो परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने एक किताब लिखी है स्वयंभू, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। अगर आप रामायण और महाभारत काल पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि उस दौर में ब्रह्मास्त्र सबसे खतरनाक हथियार हुआ करता था। उस काल में कई योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र हुआ करता था और जंग के मैदान में इसका इस्तेमाल करके दुश्मनों के छक्के छुड़ाया करते थे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता था उसके पास इसे वापस लेने का कमांड भी होता था, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस लेने का कमांड भूल गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रह्मास्त्र के छूटने के बाद भारी तबाही मची थी। सिंधु घाटी सभ्यता पर हुई रिसर्च में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिसर्च में बताया गया है कि 5000 से 7000 ईसा पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ऐसे कई नरकंकाल मिले हैं जिससे पता चलता है कि उन्हें किसी भयंकर अस्त्र से मारा गया था। इसके अलावा यहाँ ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि किसी काल में यहाँ अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन पैदा हुआ था, जितना किसी एटम बॉम्ब के ब्लास्ट के बाद होता है। महाभारत और रामायण दोनों में इस बात का जिक्र मिलता है कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक माना जाता था। इतना ही नहीं, जब ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते तो जोरदार तबाही देखने को मिलती थी। वहीं webdunia.com की रिपोर्ट की माने तो एरिक वॉन अपनी बेस्ट सेलर बुक चैरियट्स ऑफ गॉड्स में लिखते हैं, लगभग 5000 वर्ष पुरानी महाभारत के तत्कालीन कालखंड में कोई योद्धा किसी ऐसे अस्त्र के बारे में कैसे जानता था जिसे चलाने से 12 साल तक उस धरती पर सूखा पड़ जाता। ऐसा कोई अस्त्र जो इतना शक्तिशाली हो कि वो माताओं के गर्भ में पलने वाले शिशु को भी मार सके। इसका अर्थ है कि ऐसा कुछ न कुछ तो था जिसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया गया अथवा लिखा नहीं गया, नहीं हुआ और गुम हो गया। दोस्तों, हमने आपको पिछले एपिसोड में ये बताया था कि भले ही जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया हो, लेकिन उसका टारगेट कुछ और था। दरअसल उस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम करना चाहता था, जबकि वहीं जर्मनी इस दौर में अमेरिका को टक्कर देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। लेकिन आखिरी में बाजी अमेरिका ने मारी थी और उसने सबसे पहले न्यूक्लियर बम बना डाला था। लेकिन इसे बनाने वाले शख्स ओपेनहाइमर को बहुत पछतावा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओपेनहाइमर ने सन 1961 में कहा, हमें पता था कि दुनिया वैसी नहीं होगी। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए, ज्यादातर लोग चुप थे। मुझे हिंदू ग्रंथ भगवत गीता की एक पंक्ति याद आ गई। विष्णु राजकुमार अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना कर्तव्य निभाए और उसे प्रभावित करने के लिए अपने बहुसशस्त्र रूप को धारण किया और कहा, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसार का नाश करने वाला। मुझे लगता है कि हम सभी को किसी न किसी तरह ये ख्याल आता है। इससे तो एक बात साफ हो जाती है कि ओपेनहाइमर को इस पूरी घटना पर अफसोस भी था और न्यूक्लियर बम बनाने का पछतावा भी था। उनको लेकर कहा जाता है कि 1933 में संस्कृत पढ़ी और सीखी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने गीता को पढ़ा और समझा और बाद में इंग्लिश में उसको लिखा भी। ओपेनहाइमर अमेरिकी परमाणविक कार्यक्रम के मास्टरमाइंड थे और उन्हें दुनिया भर में फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया था जब उनको शक की निगाहों से देखा गया था। इतना ही नहीं, ओपेनहाइमर को सोवियत यूनियन का एजेंट तक कहा गया था। दरअसल अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था, तब इतनी ज्यादा तबाही देखकर खुद ओपेनहाइमर ने परमाणु प्रोग्राम बंद करने की सलाह दे डाली थी, जो उनके खिलाफ चली गई थी। देश के लिए सब कुछ लुटा चुका वैज्ञानिक ओपेनहाइमर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको बाद में इतना सब कुछ सहना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के वर्षों में ओपेनहाइमर के कई सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए के सदस्य थे। इसमें उनकी वाइफ भी शामिल थी। उनके कम्युनिस्ट सहयोगियों में से एक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक सहयोगी था, जो हाकुन शेवलियर नामक फ्रांसीसी साहित्य के सहायक प्रोफेसर थे। हालांकि इसी सब की वजह से वो एफबीआई के निशाने पर आ गए थे और उन पर कई तरह का आरोप भी लगने लगा था। इसके बाद उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। लोग उनके खिलाफ खड़े होते गए। उन्हें यहाँ तक देश का गद्दार तक कहा जाने लगा और रूस का एजेंट तक बता दिया गया था।
तभी उसके एक और सहकर्मी ने उनके बारे में FBI के अधिकारी को लेटर लिखा। नवंबर 1953 में जे एडगर हूवर को ओपेनहाइमर के बारे में एक लेटर लिखकर भेजा गया, जिसे कि विलियम बॉर्डन ने लिखा था। विलियम बॉर्डन कांग्रेस की जॉइंट एटॉमिक एनर्जी कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करते थे। बॉर्डन ने इस लेटर को कई साल के रिसर्च का रिजल्ट बताया। इसमें ओपेनहाइमर को रूस का स्पाई एजेंट कहा गया था। हालांकि इस लेटर में कोई आरोप ऐसा नहीं था जो बहुत नया हो। ओपेनहाइमर पर सवाल 1930 के दशक में उठा था, जब वो कई कम्युनिस्ट फ्रंट संगठनों के सदस्य थे और कम्युनिस्ट पार्टी USA के सदस्यों से जुड़े थे, जिसमें उनकी पत्नी और उनके भाई भी शामिल थे। ओपेनहाइमर की शादी एक कम्युनिस्ट से हुई थी। इस वजह से उनको शक की निगाहों से देखा गया। इसके अलावा उनके करियर को खत्म कर दिया गया था। इस वजह से उनको स्मोकिंग की लत लग गई थी। 1966 में उनकी सेहत तेजी से बिगड़ गई और 1 साल बाद प्रिंसटन में गले के कैंसर से ओपेनहाइमर की मौत हो गई। इस एपिसोड में इतना ही। मौजूदा दौर में दुनिया बेहद खतरनाक रास्ते पर चल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसे खत्म करने वाला कोई और नहीं होगा, बल्कि खुद इंसान होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जहां एक ओर आगे बढ़ने की रेस है, तो दूसरी ओर खतरनाक हथियार हासिल करने की रेस भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इतना ही नहीं, दुनिया में अपना दबदबा कायम करने का जो खेल खेला जा रहा है, वो शायद बर्बादी की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। इसी दौर में अमेरिका और रूस की पुरानी अदावत फिर खुलकर सामने आ गई है। भले ही इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया टेंशन में है। वे किसी से छुपा नहीं है। सबको डर है कि पुतिन अगर चाह गए तो वो इस जंग को जीतने के लिए न्यूक्लियर बम का सहारा लेते हैं, तो इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी। दूसरी ओर दुनिया के कई और देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है। तानाशाह किम जोंग को कौन नहीं जानता है। नॉर्थ कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन तानाशाही के मामले में पुतिन से कम नहीं है। अक्सर मिसाइल टेस्ट करके दुनिया को डराने के लिए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया रहता है। हाल ही में किम जोंग उन ने अमेरिका व उसके सहयोगी देशों को परमाणु ताकत बढ़ाने की धमकी देते हुए कहा था कि उत्तर कोरिया आने वाले दिनों में वर्ल्ड की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर पावर बनकर रहेगा। उसने कहा है कि न्यूक्लियर पावर वेपन्स हासिल करना उसका एकमात्र टारगेट है। किम ने कहा है कि न्यूक्लियर फोर्स का निर्माण राज्य और लोगों की गरिमा और संप्रभुता की मजबूती से रक्षा करने के लिए है और इसका अंतिम टारगेट दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बनना है। किम जोंग ने हवासेंग 17 को दुनिया का सबसे मजबूत टैक्टिकल वेपन्स करार दिया है और कहा है कि ये नॉर्थ कोरिया के संकल्प और अंततः दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने की एबिलिटी का प्रदर्शन करता है। इसी तरह से ईरान भी लगातार न्यूक्लियर पावर हासिल करने में लगा हुआ है। अमेरिका लगातार ईरान पर अपना दबाव बना रहा है ताकि वो किसी भी तरह न्यूक्लियर वेपन्स हासिल न कर सके। इतना ही नहीं, अमेरिका ईरान पर बैन लगाकर उसको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। ट्रंप के वक्त ईरान और अमेरिका की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई थी, जब अमेरिका ने ईरान के सबसे मजबूत सिपाही कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। हालांकि ईरान ने अभी तक अपने कदम पीछे नहीं किए हैं और वो न्यूक्लियर बम बनाने में लगा हुआ है। इस साल मार्च में परमाणु हथियार को लेकर BBC में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। स्वीडन स्थित संस्था थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्रे ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 2020 के आरंभ में इन 9 देशों के पास लगभग 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिनमें से 3,720 उनकी आर्मीज के पास तैनात थे। सिप्रे की माने तो इनमें से लगभग 1800 हथियार हाई अलर्ट पर रहते हैं, यानी उन्हें कम समय के भीतर दागा जा सकता है। इन हथियारों में अधिकांश अमेरिका और रूस के पास हैं। सिप्रे की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 2020 तक अमेरिका के पास 5,800 और रूस के पास 6,375 न्यूक्लियर वेपन्स थे। सिप्रे की रिपोर्ट में इंडिया और पाकिस्तान का जिक्र है। न्यूक्लियर वेपन के मामले में भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान उससे कहीं आगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक भारत के पास जहां 150 परमाणु हथियार थे, वहीं पाकिस्तान के पास 160 और चीन के पास 320 न्यूक्लियर वेपन्स थे।
1970 में 190 देशों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बड़ी संधि हुई थी। इसके अनुसार न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को लिमिटेड करने पर सहमति बने, जिसे दुनिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी के नाम से जानती है। इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इस दौरान खास बात यह है कि भारत, पाकिस्तान और इस्राइल ने इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया और उत्तर कोरिया 2003 में इससे अलग हो गया। ऐसे में अब सिर्फ 5 देशों को न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश माना गया। ये ऐसे देश थे जिन्होंने संधि के अस्तित्व में आने के लिए तय किए गए वर्ष 1967 से पहले ही न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग कर लिया था। उनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन का नाम शामिल है। अब सवाल यह है कि इस संधि में ऐसा क्या था जिसे ये देश मानने को तैयार नहीं थे। दरअसल इसमें कहा गया है कि ये देश हमेशा के लिए अपने हथियारों का संग्रह नहीं कर सकते, यानी इन्हें कम करते जाना होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने इस पर अमल करते हुए अपने हथियार जरूर कम किए हैं। हालांकि फ्रांस और इस्राइल ने इस पर अमल नहीं किया और उनके पास जितने हथियार थे वो वैसे ही हैं। दूसरी ओर भारत, पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया के बारे में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने अपने इरादे को साफ करते हुए बताया कि ये देश अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं एक ऐसा देश है जिसने अपने परमाणु हथियार खत्म करने का दावा किया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा देश है जिसने इस तरह की बात कही है। दरअसल मार्च 24, 1993 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क ने एक बड़ा ऐलान किया था, जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने दुनिया को बताया कि उनका देश एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उसने परमाणु हथियार हासिल कर लिए थे। उन्होंने संसद में ये बात कही थी और बताया था कि दक्षिण अफ्रीका ने 6 परमाणु बम बना लिए हैं। हालांकि इसी दौरान ये भी बताया गया कि ये बम नष्ट कर दिए गए हैं और सैन्य जरूरतों के लिए देश का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका जुलाई 1991 में संयुक्त राष्ट्र की एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा बन गया था। संसद में दिए अपने भाषण में डी क्लार्क ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के निर्णय से दूसरे देश भी परमाणु हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। हमने ओपेनहाइमर, फादर ऑफ एटम बम के जरिए आपको एटम बम से जुड़े रहस्य से पर्दा उठाने का काम किया है। उम्मीद है कि आपको हमारे ये ओरिजिनल शो पसंद आया होगा।